नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर फाइनली आयशा मारवा अब एक डिसीजन कर लेती है कि उसे अब अपनी माँ से किया हुआ अपने वादे को तोड़ना ही होगा, क्योंकि आज तक वो अपने पापा के बारे में पता ही नहीं लगा पाई कि कौन है उसके पापा। लेकिन अब उसके पास ये मौका है रोहित से जानने का, लेकिन बशर्ते उसे रोहित की शर्त को मानना होगा, यानी कि उसे नताशा के बारे में सब सच बताना होगा। इसलिए एक फैसला करके आयशा यहाँ पर अपने आप को काफी कठोर करते हुए अब अपने कमरे से निकल जाती है और रोहित के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। रास्ते में उसे यहाँ पर सावित्री मिलती है, इसलिए वो सावित्री से रोहित के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है वो शायद अपने कमरे में ही होंगे। इधर सावित्री से बात करने के बाद अब यहाँ पर आयशा बूढ़े किंग के पैलेस में, यानी कि आयशा रोहित के रूम के सामने जाकर अब दरवाजे को नॉक करने लगती है। आज आयशा काफी कठोर हृदय के साथ यहाँ पर अपना एक फाइनल फैसला लेकर आई थी, क्योंकि अब आयशा इससे पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन यहाँ पर रोहित के कमरे में आते हुए आयशा के अंदर न जाने कितने ही इमोशंस एक साथ चल रहे थे, क्योंकि उसे अपने पापा के बारे में सच भी जानना था और साथ के साथ उसे नताशा के बारे में भी वो रोहित को बताकर अपनी माँ को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन अब आयशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब आयशा ने यहाँ पर नताशा के बारे में सच बताना ही बेहतर समझा। आयशा भले ही यहाँ पर रोहित के कमरे की तरफ बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन आयशा यहाँ पर बिल्कुल स्लो कदमों से चल रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे उसके कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर साथ के साथ वो नर्वस भी दिखाई दे रही थी। वो भले ही उसने एक अपने लिए फैसला चुन लिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल इसके साथ मानने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उसका दिमाग कह रहा था कि उसे अब अपने पापा के बारे में सच जानना ही चाहिए। इधर अब बस वो यही एक कैलकुलेशन चलते हुए भी कर रही थी, और इधर वो अब हैवीली ब्रीथिंग हैवी ले रही थी। इधर अब यहाँ पर ये सारे ही रिएक्शंस के साथ अब यहाँ पर आयशा मारवा उसके कमरे के बाहर पहुँच जाती है और अब वो उसे नॉक करती है। इधर थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो बूढ़े किंग यहाँ पर दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर आयशा के लिए तो वो रोहित मारवा ही थे। जैसे ही यहाँ पर आयशा ने सामने रोहित को खड़ा हुआ देखा तो आयशा अब एकदम से रोहित को देखकर एकदम से मानो फ्रीज हो जाती है। हालांकि आयशा के लिए वो उसका बेटा रोहित मारवा था, जिसे देखने के लिए हमेशा से ही आंखें उस पल का इंतजार करती रहती थी, क्योंकि उसे भी रोहित को अपनी आंखों के सामने देखना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन आज पल कुछ ऐसा था कि आयशा भी यहाँ पर अपने डर के साथ, अपने इमोशंस के साथ यहाँ पर रोहित के सामने खड़ी थी। इसलिए भी यहाँ पर कुछ पल के लिए वो मानो जैसे फ्रीज हो जाती है, जैसे उसको काटो तो उसमें खून नहीं। और साथ के साथ आयशा मारवा की आंखों में कंफ्यूजन भी साफ साफ दिखाई दे रहा था, और उस कंफ्यूजन के साथ साथ उसका एक दर्द, उसका गुस्सा और कुछ पुरानी यादें भी। यहाँ पर सारी की सारी चीजें ही अब आयशा के आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे किंग यानी कि रोहित अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जरूर यहाँ पर आयशा जो आज आई है, भले ही वो यहाँ पर अभी तक किंग को नहीं पता था कि वो यहाँ पर उसे नताशा के बारे में बता पाएगी या नहीं, लेकिन क्योंकि रोहित ने उसके सामने एक शर्त ऐसी रखी थी कि आयशा के पास ऑप्शन नहीं था, तो अब यहाँ पर किंग के चेहरे पर एक अंदर एक स्माइल थी। हालांकि वो उसे आयशा को नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अब किंग को भी लगने लगा था कि फाइनली आज वो नताशा का सच जान ही लेंगे।
इसलिए अब यहाँ पर किंग यानी कि रोहित अब कहता है, हाँ हाँ माँ कहिए, क्या क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या आपको। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनकर अब आयशा बिल्कुल ही स्लोली स्लोली बोलती है, वो रोहित, मुझे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयशा की इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ तो कहो ना, आप बेझिझक जो भी कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं, मैं सुन रहा हूँ। रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आयशा कहती है, वो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देखो, तुम्हारी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि नताशा कौन है और वो मुझसे किस तरह से जुड़ी हुई है और मेरी लाइफ में उसका क्या रोल है। लेकिन हाँ, फिर तुम्हें अपने वादे पर खड़ा उतरना होगा, फिर तुम्हें भी अपने वादे को पूरी तरह से निभाना होगा। तुम्हें मुझे सब बताना होगा कि मेरे पापा कौन हैं। अब आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं कि ठीक है, अंदर तो आइए पहले, क्योंकि अंदर आकर पहले बैठिए, उसके बाद ही हम दोनों बात करते हैं। यहाँ पर अब रोहित की ये बात सुनते ही आयशा मारवा भी यहाँ पर किंग के कमरे के अंदर आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद अब वहाँ पर किंग आयशा को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। इधर इसलिए रोहित की बात को सुनते हुए आयशा भी यहाँ पर अपने धीमे धीमे कदमों से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो वहीं अब किंग भी अभी आयशा के बगल में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी सच में बहुत ही एक्साइटेड थे कि आखिर नताशा का क्या सच है। फाइनली आज किंग के सामने वो सच आने वाला था जिसके बारे में किंग नहीं जानते थे। इसलिए अब वो यहाँ पर बैठकर कहते हैं, मुझे सब कुछ बताइए माँ, कौन है ये नताशा। देखिए, ये चाहे हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, चाहे जो भी हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे इस नताशा का सच जानना है, क्योंकि अब इसका सच जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और वो आपके जैसी क्यों दिखती है, क्योंकि अगर आपको उसको आमने सामने कर दिया जाए तो कोई भी नहीं पहचान सकता कि इसमें नताशा कौन है और आयशा कौन, क्योंकि ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए यहाँ पर अब किंग के सवाल पर अब आयशा एकदम से ही खामोश हो जाती है। हालांकि आयशा खुद को तैयार करके आई हुई थी कि वो सारी ही बातें अब रोहित को बता देगी, लेकिन अब फिर से इसी सवाल को सुनकर आयशा की धड़कनें अब एकदम से ही तेज हो जाती है। आयशा ने यहाँ पर काफ़ी हिम्मत करके यहाँ पर पहुँची थी, लेकिन फिर से इसी सवाल को सुनकर मानो जैसे आयशा के शरीर में उसका रक्त संचार एकदम से ही रुक गया हो। अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर एकदम से ही ठंडा पड़ता जा रहा था। और अब आयशा ये सुनते ही अब थोड़ा सा हिम्मत करने की कोशिश तो करती है, और अब यहाँ पर आयशा अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आयशा का ये सब रिएक्शन देखकर यहाँ पर रोहित यानी कि किंग खुद भी हैरान थे कि आखिर आयशा क्या सोच रही है, वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, आखिर उसने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो वो इस तरह से ऐसे रिएक्ट कर रही है। और वैसे भी मैंने कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दिया, मैंने बस अपनी शर्तें रखी हैं, और शायद उन शर्तों को मानते हुए वो यहाँ पर अभी मुझे बताने के लिए भी आई है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। क्या सच में ये राज इतना गहरा है, इतना बुरा है कि इस तरह से आयशा के चेहरे पर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इधर वो किंग बस आयशा के चेहरे को ही नोटिस कर रहे थे। तो वहीं आयशा जब अपनी आंखों को बंद करती है तो अब कुछ ही देर में तक जब आयशा अपनी आंखों को नहीं खोलती और इधर अब वो यहाँ पर बैठे बैठे ही कांपने लगती है। इधर जैसे ही आयशा के शरीर में अब एक कंपन सी शुरू हुई तो इधर आयशा को ऐसे देखकर अब किंग आयशा को संभालते हुए कहते हैं, माँ क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है ना। देखिए, अगर आप इस बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आप पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ देखिए, जो कुछ भी हुआ है, जो भी आप अभी फील कर रही हैं, प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इधर यहाँ पर किंग ऐसे ही कर रहे थे तभी अब वहाँ पर आयशा एकदम से ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि आयशा यहाँ पर सोफे पर बैठी हुई थी, इसलिए वो वहीं के वहीं ही पीछे के पीछे ही लुढ़क जाती है। इधर आयशा को इस तरह से एकदम से बेहोश होता हुआ देखकर तो किंग अब एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसकी बेटी आयशा को क्या हुआ।
उसे देखकर अब यहाँ पर किंग कहते हैं, आखिर आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में? सच में कैसी कैसी लड़की बन गई है ये? अरे जब जब तक इसकी माँ इसके साथ थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितनी कितनी स्ट्रोंगली ये अपनी माँ के साथ खड़ी हुई थी। सच में कितनी ताकतवर होती थी ये, ना किसी से डरती थी ना और कुछ। लेकिन अब देखो मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। यहाँ किंग अब आयशा को सोफे से उठाकर अब उसे बेड पर लेटा देते हैं, क्योंकि आयशा भी बेहोश थी। इसलिए अब वो यहाँ पर आयशा को बेहोशी में ही अब उसे आयशा को थपकी देने लगते हैं। तो साथ के साथ अब वो यही सोचते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं अपनी बच्ची को पहले की तरह कैसे बनाऊं। सच में आयशा पहले कितनी ही स्ट्रोंग थी, कितनी ही अच्छी एक कार रेसर थी। मुझे कभी कितना प्राउड फील होता था कि सच में वो मेरी बेटी है। लेकिन पहले वाली आयशा और ये अब वाली आयशा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है। यहाँ किंग को अब आयशा की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि इस हालत में वो अपनी बेटी को देख ही नहीं सकते थे। उनके लिए ये सच में बहुत ही बुरा पल था, क्योंकि यहाँ भले ही वो दुनिया के सामने किंग क्यों ना हो, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो वो एक पिता ही थे। यहाँ पर अब उनके चेहरे पर एक किंग की छवि न होते हुए एक बेबस पिता की छवि थी। एक बेबस पिता की तरह वो बस आयशा को ही देखे जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में, क्योंकि यहाँ पर करण गुलेरिया आज अपने कॉलेज गए थे, तो यहाँ पर धनंजय के साथ रबड़ी जलेबी लेकर आए थे। इसलिए शारदा ने भी करण गुलेरिया के कहे अनुसार यहाँ पर सभी के लिए ही रबड़ी जलेबी को भी वहाँ पर परोस दिया था। इसलिए खाना खाने के बाद जब यहाँ पर सभी अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, तो वो धीरे आपस में एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे और यहाँ पर सब बहुत खुश भी थे। इसलिए जैसे ही यहाँ पर अब, क्योंकि शारदा ने एक बाउल में रही से रबड़ी जलेबी को डाला था, इसलिए जब यहाँ पर धीरे धीरे सब उठने लगते हैं, तब अब यहाँ पर करण कहते हैं, 1 मिनट, अभी आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? अभी डिनर खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब सभी हैरानी से करण गुलेरिया की तरफ देखते हैं। तो ये बस अभी सभी को इस तरह से अपनी तरफ हैरानी से देखता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ सही तो कह रहा हूँ मैं। अरे मैं तो आप सब के लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आया था, लेकिन आप लोग पहले ही ऐसे उसे बिना देखे ही छोड़कर नहीं जा सकते। अब क्योंकि जब तुम सबको ये सब पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ तुम्हें देना चाहता हूँ, तो तुम सब भी सच में बहुत ही खुश हो जाओगे। करण की इस बात को सुनकर अब सभी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं कि आखिर करण को क्या हो गया है जो वो इस तरह से उन्हें ये सब कह रहे हैं। यहाँ श्रेया अभी आकाश की तरफ देखती है और अब वो इशारों में कहती है, आकाश आज पापा को क्या हो गया है? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? ये आज कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। इधर अब आकाश भी श्रेया से इशारों में ही कहता है, आई डोंट नो श्रेया, पता नहीं, एनीवे देखते हैं। इधर जो हाल यहाँ पर आकाश और श्रेया का था, सेम मयूर, राजलक्ष्मी, इवन महेंद्र और राजीव गुलेरिया जितने भी यहाँ पर थे, सभी का यही हाल था। तो वहीं रिया और साथ के साथ बच्चों का भी यही हाल था। इसलिए रिया ज़्यादा देर तक अपनी सोच में ये सब नहीं सोच सकती थी। इसलिए रिया कहती है, क्या बात है नानू, क्या रह गया? देखिए हम सब ने डिनर कर तो लिया है ना। यहाँ पर रिया की बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं रिया, अब एक चीज़ रहती है, क्योंकि देखो इस स्पेशल बाउल को तो किसी ने खोल कर ही नहीं देखा है। जैसे ही करण गुलेरिया ने उस बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो अब सभी उस बाउल की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उस बाउल में क्या रखा है, क्योंकि उसे ढक कर रखा गया था। इसलिए अब रिया अपने नाना की इस बात को सुनकर रिया जल्दी से अब उस बाउल की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और जैसे ही वो इस बाउल को खोलती है, तो इसमें रबड़ी जलेबी थी। इसे देखकर तो अब यहाँ पर रिया के मुंह से एकदम से ही चीख निकल जाती है, वाव वाव नानू, सच में इसकी तो खुशबू ही कितनी अच्छी आ रही है। तो वहीं जैसे ही रिया ने अब इस बाउल को ओपन किया, तो अब यहाँ पर सभी के ही इसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वो यहाँ पर अब सभी ही फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर अब यहाँ पर शारदा अब इस रबड़ी जलेबी को सबकी प्लेट में फिर से परोस देती है।
इधर यहाँ पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, सच सच में भाई करण, आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका तो मैं बता नहीं सकता मुझे ये कितनी अच्छी लगी। यहाँ पर करण अधिकारी कैलाश अधिकारी की बात पर अब रिया कहती है, हाँ सच में नानू, मैं भी बता नहीं सकती। सच बताऊं तो मेरा टम्मी तो इतना फुल हो गया है ना कि अब उसके अंदर 1 इंच भी जगह नहीं बची है। बट मुझे और खाने का मन कर रहा है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं इसे बस खाती ही जाऊं। वैसे नानू, आज कोई स्पेशल दिन है क्या, जो आज आप ये इतनी स्वीट सी डिश लेकर आए हैं? वैसे नानू, नाम क्या है इसका, आपने ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि मैं तो इसे पहली बार खा रही हूँ। रिया की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या सच में रिया, तुम इसे पहली बार खा रही हो? अब करण की इस बात को सुनकर रिया कहती है, हाँ नानू, मैंने इसे पहली बार टेस्ट किया है। इधर रिया की इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका भी कहती है, हाँ मैंने भी नानू इसे पहली बार ही टेस्ट किया है। इवन मुझे भी ये डिश बहुत ही पसंद आई। पता है, जब मैं पेरिस में जाऊंगी तो मैं वहाँ पर अपने हेड सर्वेंट से ये बनवाने के लिए बोलूँगी, और मैं उन्हें खास कहूँगी कि अगर उन्हें ये सब बनाना नहीं आता तो वो एक बार यहाँ पर कॉल लगाए और उसे बनाने के लिए पूछे। यहाँ पर प्रिंसेस लतिका की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, अगर आपको ये बहुत ही अच्छी लगी तो जब तक आप यहाँ पर हैं तो मैं इसे लगातार लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पर करण की इस बात को सुनकर रिया कहती है, क्या सच में नानू, क्या आप डेली इसे लेकर आ सकते हैं? अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ इसमें कौन सा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अब यहाँ पर रिया कहती है, वाओ नानू, यू आर सो स्वीट नानू। यहाँ पर अब ये सभी ऐसे ही बातें कर रहे थे। इधर अब महेंद्र भी कहता है, सच में करण, मज़ा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी है। अब यहाँ पर जहाँ इस रबड़ी जलेबी की सभी बढ़ाइयाँ कर रहे थे, तो वहीं अब लतिका अब राजीव गुलेरिया से कहती है, वैसे नानू, आप आज पूरे दिन कहाँ से थे? पता है, मैंने दिन भर मैं आपका इंतज़ार करती रही। इवन मैंने कई बार आपके बारे में भी पूछा, लेकिन आप तो मुझे पूरे के पूरे घर में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। कहाँ थे आज आप पूरे दिन? क्या आप किसी काम में बिजी थे क्या? अब यहाँ पर लतिका की इस बात को सुनकर इससे पहले कि राजीव गुलेरिया कोई भी जवाब देता, उससे पहले ही राजीव से पहले ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, बेटा वो क्या है ना कि आपके नानू अपनी पहले की हुई सारी की सारी पढ़ाई भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा से कॉलेज में एडमिशन लिया है। वो दोबारा से उन्होंने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है ताकि वो फिर से अपनी इस पढ़ाई को जो वो भूल चुके हैं उसे कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ पर महेंद्र की इस बात को सुनकर जहाँ राजीव गुलेरिया उसे घूर घूर कर देखते हैं, तो इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब इससे पहले लतिका कुछ भी कहती कि तभी अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या कह रहे हो महेंद्र तुम? राजीव ने दोबारा कॉलेज ज्वाइन किया है, लेकिन क्यों? अरे राजीव को दोबारा कॉलेज ज्वाइन करने की ज़रूरत ही क्या थी? राजीव को तो वैसे ही सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से आता है ना, तो भला वो अपनी पढ़ाई कैसे भूल गए? इधर करण की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया अपना आंसर देते हुए कहते हैं, वो क्या है ना करण कि मुझे एक लैब चाहिए थी, मुझे उस लैब में कुछ ज़रूरी काम करना था, और तुम तो जानते ही हो ना कि मुझे जैसी लैब चाहिए वो तो बस मुझे कॉलेज में ही मिल सकती है। इसलिए अपने उस काम को करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कॉलेज को फिर से ज्वाइन कर लूँ, ताकि मैं वहाँ पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकूँ। वो क्या है ना कि तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे साइंस में कितना इंटरेस्ट है, और वैसे भी पिछले कुछ सालों में मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मैं खुद भी सेटिस्फाई तो नहीं था। इसलिए जब अपनी लाइफ की फिर से एक शुरुआत कर रहा हूँ तो करण, मुझे फिर से अपने उसे काम में दोबारा से लौटना होगा, और उसके लिए मुझे सच में एक बहुत ही अच्छी लैब चाहिए जो सिर्फ कॉलेज में ही है।
अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो बात तो ठीक है राजीव, लेकिन तुम्हारे रूम में भी तो तुमने खुद एक लैब बनवाई है ना, वो भी सालों पहले जब तुम खुद एक स्टूडेंट थे। तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत आ गई कि तुम कॉलेज की लैब को यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की भी तो लैब है ना। करण गुलेरिया की इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ करण, मेरे रूम में एक लैब तो है, लेकिन जो काम मुझे करना है वो उस काम के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो उस लैब में प्रोवाइड होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ा। अब यहाँ पर राजीव की इस बात को सुनते ही अब करण गुलेरिया अब एक कहीं गहरी सोच में चले जाते हैं। अब यहाँ पर करण गुलेरिया यही सोचते हैं कि जब उसका भाई अब कुछ करना चाहता है तो उसे भी अब अपने भाई का साथ देना चाहिए। हालांकि वो एक पल के लिए तो करण के दिमाग में आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव फिर से उसी गलत रास्ते पर चल पड़े जिस पर वो सालों पहले था, क्योंकि अगर सालों पहले राजीव अपने उन एक्सपेरिमेंट को अगर सही तरीके से यूज करता तो सच में आज राजीव दुनिया के लिए कोई मसीहा ही बन गया होता, क्योंकि राजीव अपने साइंस एक्सपेरिमेंट में साइंस में कितना अच्छा था ये बात तो करण से बेहतर और कौन जानता था। लेकिन अब यहाँ पर वो यही सोचते हैं, फिर एक पल के लिए वो सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर राजीव के अंदर एक चेंज साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए काफ़ी कुछ सोचने के बाद अब करण यहाँ पर राजीव से फिर से कहते हैं, राजीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो काम तुम करना चाहते हो वो तुम यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही कर सकते हो। करण की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया हैरानी से करण को देखने लगता है कि आखिर करण ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि अभी तो राजीव ने बताया ना कि उसके कमरे में जो लैब है वो इनफ नहीं है उसके काम के लिए। अब राजीव की इस हैरानी को पढ़ते हुए ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हें कॉलेज में ज्वाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम यहीं पर ही हो जाएगा। जो भी चीजें तुम्हें चाहिए है वो तुम्हें यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही अरेंज करा दी जाएगी। इवन तुम्हारे लिए एक जैसी लैब तुम चाहते हो वैसी अरेंज हो जाएगी। जहाँ एक तरफ ये सारी बातें हो रही थी तो वहीं इधर दूसरी तरफ प्रिंसेस लतिका के दिमाग में तो अभी कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि प्रिंसेस लतिका ने जैसे ही महेंद्र से अपने नानू के बारे में ये बात सुनी कि उसके नानू अपनी सारी की सारी पढ़ाई भूल गए हैं, इसलिए ये बात कहीं ना कहीं प्रिंसेस लतिका के दिमाग में घर कर गई थी। उसे अब अपनी चिंता हो रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक ऐसे पूरी कैलकुलेशन निकालने के बाद अब यहाँ पर प्रिंसेस लतिका अब बड़ी रानी से कहती है, बड़ी रानी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब लतिका की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ बेटा कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप। बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब लतिका कहती है, देखिए आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन वो क्या है ना कि हम अब और पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। प्रिंसेस लतिका की इस बात को सुनकर जहाँ पर बड़ी रानी को एकदम से ही बहुत ही हैरानी हुई थी, इवन हैरानी नहीं उन्हें एक शौक लगा था, तो वहीं यहाँ पर सेम रिएक्शन यहाँ पर पूरे के पूरे गुलेरिया परिवार में था, क्योंकि किसी ने ये सोचा ही नहीं था। अरे अभी लतिका की एज भी क्या हुई थी, जस्ट 12 या 13 साल, लेकिन वो अभी से ही पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही है। इसलिए लतिका की इस बात पर सबको बहुत ही शौक हो रहा था, क्योंकि एक पल के लिए वो सब सोचने लगते हैं कि प्रिंसेस लतिका तो खुद पेरिस की आने वाली महारानी है, इसलिए वो अगर अभी से पढ़ाई नहीं करेगी तो फिर पेरिस को कौन संभालेगा। इसलिए यहाँ पर सभी हैरानी से लतिका को ही देखने लगते हैं। इधर अब आकाश अब हैरानी से ही लतिका से कहते हैं, क्या हुआ है बेटा लतिका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पढ़ाई क्यों नहीं करनी। अरे देखिए ना, अभी तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, या क्योंकि अभी तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही कम है। इधर आकाश की इस बात को सुनकर अब उसका जवाब देते हुए लतिका कहती है, नहीं मामू, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अब आकाश कहते हैं, लेकिन मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अब लतिका ने आकाश की बात को सुना तो अब लतिका कहती है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना मामू, क्योंकि अब आप सभी नानू को ही देख लीजिए।
अब यहाँ पर लतिका की इस बात को सुनकर अब सभी लतिका की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं कि आखिर आखिर लतिका कहना क्या चाहती है। क्या नानू नानू को क्या देखें, कौन से नानू की तरफ वो इशारा कर रही थी। अब सबकी हैरानी को देखते हुए अब लतिका कहती हैं, अरे आप राजीव नानू को देखिए ना, उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी तो देखो वो सब कुछ भूल गए। अरे अरे उन्होंने कितने ही सालों तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया होगा और देखो अब वो यहाँ पर ही स्टेज में आकर अब सब कुछ भूल गए। और देखो ना अब उन्हें फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी, तो अब उन्हें कितना समय लगेगा फिर से सब चीज़ों को रिकॉल करने का। तो सोचो जब नानू के साथ ही अभी ऐसा हो गया, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी भी पढ़ाई बड़ी होने के बाद छूट जाएंगी, क्योंकि मैं भी तो अपने पैलेस में अपने राजमहल में बिजी हो जाऊंगी। तो फिर जब मैं इनकी एज तक आऊंगी तो मुझे भी फिर से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी होगी। सच में नानू, मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए तो अभी ही पढ़ाई को कंप्लीट करना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि मेरा तो सारा का सारा इंटरेस्ट बस मेरे म्यूजिक में ही है। पढ़ाई तो जस्ट मैं बड़ी रानी और मम्मा की खुशी के लिए ही कर रही हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं अभी से ही ना पढ़ूँ, लेकिन अगर बड़ी होने के बाद भी मुझे फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी तो इससे अच्छा तो मैं इसे आज ही छोड़ दूँ, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं बड़ी होने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। अब आप ही बताइए ना मामू, क्या हम लाइफ टाइम तक ही पढ़ते रहेंगे? क्या हमें इस पढ़ाई से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? यहाँ लतिका की इस बात को सुनकर तो अब रिया कहती है, वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है लतिका, वैसे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। यहाँ पर लतिका की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो सबकी हंसी छूटने वाली थी, लेकिन अभी रिया ने यहाँ पर अब अपना सवाल कर दिया था। अब सभी बच्चे अब यहाँ पर सारे के सारे ही बच्चे अब लतिका की बात पर एग्री हो जाते हैं। अब उन्हें भी यही लगता है कि जो लतिका कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब यहाँ पर उनके दादू या नानू यानी कि राजीव गुलेरिया ही अपनी पढ़ाई भूल गए, तो फिर उनके साथ भी तो ये सब हो सकता है। इधर अब सभी बच्चों को इस तरह से एग्री होता हुआ देखकर अब यहाँ पर बड़े जो कि अभी इन सब पर हैरान थे, क्योंकि अब वो यही सोच रहे थे कि आखिर बच्चों की सोच को कैसे बदलें, क्योंकि करण तो अच्छी तरह से जानते थे कि राजीव को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भूल जाते हैं। इधर अब बच्चों की बातों को सुनकर तो अब आकाश गुलेरिया कहते हैं, अरे बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं। आप सभी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोबारा से किसी को सब कुछ दोबारा से पढ़ाई शुरू नहीं करनी पड़ती। क्योंकि इस बात पर अब रिया कहती है, मामू हम क्या गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है ना। अब आप राजीव नानू को ही देख लीजिए, क्या वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हैं क्या। अब रिया की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल अब बच्चों को सपोर्ट करते हुए ही कहते हैं, वैसे बच्चे बोल तो बिल्कुल सही ही रहे हैं ना। यहाँ महेंद्र पीरामल की इस बात को सुनकर अब राजीव अब घूर घूर कर महेंद्र की तरफ देखता है, क्योंकि राजीव को अब महेंद्र की बात पर गुस्सा आता है। वो भी यही सोचता है कि महेंद्र को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहा हूँ। अरे मैं अपनी पढ़ाई को शुरू थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेज की लैब में जाना चाहता था। इस महेंद्र को भी सच में पता नहीं हर चीज में टांग अड़ाने की क्या जरूरत रहती है। बेफालतू में बच्चों के दिमाग में उल्टी बातें डाल रहा है, इसलिए अब वो यहाँ पर अपने मन में सोचता है ये सब। और अब वो महेंद्र को आंख दिखाते हुए इशारों में ही कहता है, महेंद्र तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। और ये करते हुए इधर महेंद्र भी अब राजीव को ही देख रहे थे। अब महेंद्र समझ जाते हैं कि राजीव को अब उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। राजीव अब महेंद्र पीरामल की तरफ देखकर कहता है, महेंद्र सच में तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे बच्चों का तो समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों इनके सिर हाँ में हाँ हिला रहे हो सिर। इधर इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, बच्चों ने गलत क्या बोला है राजीव, वैसे देखो ना, सही ही तो कह रहे हैं। और अब वो यहाँ पर राजीव को ये बात कहने के बाद अब बच्चों की तरफ देख कर कहते हैं, चलो बच्चों नारा लगाते हैं,
हमारी मांगे पूरी करो और पढ़ाई को हमसे दूर करो। हमारी मांगे पूरी करो, पढ़ाई को हमसे दूर करो। यह महेंद्र पीरामल का ये नारा सुनकर ही अब सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और अब वो महेंद्र पीरामल के साथ साथ अब इस नारे को ही रिपीट करने लगते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पढ़ाई को हमसे दूर करो। यहाँ पर अब सभी को ही इस तरह से देखकर अब यहाँ पर करण गुलेरिया अब बात को संभालते हुए कहते हैं, बस 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 बच्चों, क्या क्या कर रहे हो। और वैसे भी महेंद्र, सच में तुम भी ना बच्चों को समझाने के बजाय तुम खुद उनसे ऐसी चीजें करा रहे हो। सच में महेंद्र, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इधर अब महेंद्र को ये कहने के बाद अब यहाँ पर करण फिर से बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, आज के लिए काफी हो गया है। बिना मांगे ही जलेबी और रबड़ी मिल गई है ना, तो बस अब इन्हें एंजॉय करो। इस बात पर अब पिंकी कहती है, दादू हमें और मजे करने हैं, क्योंकि देखे ना हम हर बार तो इस तरह से सभी एकत्रित नहीं होते हैं ना। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप और भी मजे करना चाहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को मस्ती करने से नहीं रोक रहा हूँ। आप मस्ती कीजिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा।